हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज एक मोस्ट सॉट आफ्टर टॉपिक, मैरिज। तो देखिए, मैरिज के टॉपिक पे दो किस्म के लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं। एक, जिनकी शादी नहीं हुई, तो दे आर आस्किंग लॉट लॉट मनी क्वेश्चंस। कैसा होगा स्पाउस, कहाँ होगी शादी, कब होगी, अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, इन लॉज कैसे होंगे, कैसा फिजिकल ट्रेट्स होंगे स्पाउस के, सब ये सब पहले से ही जानना चाहते हैं लोग। तो कौन सी क्लास हुई है, ये 18-20 से लेकर 25-30 तक वाले ये लोग सब जिनकी शादी नहीं हुई, तो दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट द स्पाउस इन एडवांस। फिर जिनकी शादी हो चुकी है, अब जिनका तो सुखी शादी शुदा जीवन निकल रहा है, तो दे डोंट नीड टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर। तो उनको पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही पूछते हैं वो। ठीक है। अब जिनकी शादी में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अनबन होना या कोई डिवोर्स तक की नौबत, कोई लिटिगेशन, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो फिर वो लोग कंसल्ट करते हैं। चलो, ये तो क्लासीफाई हो गया। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी में अब शादी के बारे में एक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब किसी भी तरह से कोई भी सवाल हो, किसी एक घर से, किसी एक प्लेनेट से नहीं जाना जाता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिन जिन लोगों ने सीखनी है एस्ट्रोलॉजी, कि किसी एक घर से। अब वेरी कॉमनली सेड कि सातवां घर शादी का होता है। अब आपको पढ़ाया जाता है कि सातवां घर शादी का, तो सातवें घर पे लग जाओ। अब सातवें घर से आप देखोगे कोई सातवें घर का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, सातवें घर में प्लेनेट कौन सा पड़ा हुआ है, सातवें घर में राशि कौन सी पड़ी हुई है, सातवें घर पे एस्पेक्ट किन ग्रहों का है, ये आप ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी शादी के बारे में बात होती है। और एक जनरली पूछने वाला भी और बताने वाला भी। तो एक जो गलत, मेरे हिसाब से गलत जो एक प्रथा चलती जा रही है, तो सातवें घर के ग्रह और ये सारी चीज़ों के चक्कर में वो देखकर पूछने वाला भी पूछता है कि मेरा स्पाउस ये कैसा होगा, और बताने वाला भी बताता है कि सातवें घर पे ऐसा चल रहा है, ऐसा तो आपका स्पाउस ऐसा होगा। आपका मंगल पड़ा हुआ तो आपका लड़ाई झगड़ा रहेगा, आपका स्पाउस शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। है, 10वें स्थान में पड़ा हुआ है तो आपका स्पाउस प्रोफेशनल होगा और समथिंग लाइक दैट। तो ये ये सारी चीज़ें एक गलत गलत बयानी ये चीज़ों की होती है। अब बेसिक चीज़ समझिए, जन्म कुंडली किसकी है? आपकी। तो 1 से 12 घरों में आपका जीवन डिवाइडेड है। ठीक है। पहला नंबर घर हो गया तो आपके बारे में, आपके ट्रेड्स, आपके सेंटिमेंट्स, आपकी पर्सपेक्टिव, आपका सोचने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, तो वो आपके बारे में, आपका फिजिकल बिल्टअप हो गया। तो ये आपके बारे में। दूसरा घर आ जाता है आपकी इनकम, आपकी फैमिली और आपकी इनकम। सिमिलरली ऑल ऑल द हाउसेस वो आपके हैं। तो सातवां घर है जो शादी का, तो शादी आपकी है। आपकी शादी, आपकी शादीशुदा जिंदगी, उसके बारे में वो सातवां घर है। तो आप कैसे अप्रोच करोगे अपनी शादीशुदा जिंदगी को, आप कैसे बसर करोगे अपनी शादीशुदा जिंदगी, उसमें क्या कुछ होगा, खुशहाल जिंदगी रहेगी या दुखहाल रहेगी, क्या रहेगी। आपकी जन्म कुंडली दे विल नॉट टेल यू, इन नो सर्कमस्टेंसेस आपको नहीं बताएगी कि आपका स्पाउस छोटे कद का है, लंबे कद का है, गोरा है, काला है, ईस्ट से है, वेस्ट से है, कहाँ से है। फिजिकल ट्रेट्स पूछते हैं। फिजिकल ट्रेट्स किसी इंसान के
तो जेनेटिकल होते हैं। अब ये बात 18 साल 20 साल का पूछने वाला इंसान नहीं, उसको दिमाग में ही नहीं आती। उसको है कि हाय, मेरा स्पाउस कैसा होगा, मेरा होने वाला हस्बैंड या मेरी होने वाली वाइफ कैसी होगी, सुंदर होगी, कैसी होगी, कैसी पर्सनैलिटी होगी। अभी क्यों पूछना चाहते हो आप? ठीक है, जब हो जाएगी तो न देखना, वो उस लुक्स के अलावा आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी जाएगी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो आपका चार्ट बताएगा कि कैसी जाएगी। फिर सवाल आ जाता है कि कब होगी। डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट कि कब होगी, होगी या नहीं होगी या कब होगी। ये आपकी जन्म कुंडली में आपकी दशा आपको बताएगी कब शादी करने वाले आपके ग्रह पड़ रहे हैं, कब वो दशा आ रही है तो शादी होगी। वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड, सबको कैलकुलेट करते हैं अपने अपने तरीके से, सब मालूम पड़ता है। फिर फिजिकल ट्रेट्स और जो नेचर ऑफ द स्पाउस है, ये एक अपने आप में गलत क्वेश्चन है। तो उस गलत क्वेश्चन से थोड़ा सा परहेज करें। अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछो, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन। शादीशुदा आपकी शादी कब होगी, वो वैलिड क्वेश्चन। शादी में प्रॉब्लम आ रही है, लड़ाई झगड़ा डिवोर्स है या नहीं है, वो वैलिड क्वेश्चन। ठीक है। तो ये तो रहे सवाल कि कैसे सवाल आप करते हैं और कैसे सवाल होने चाहिए। फिर बात आ जाती है कि एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम शादी का जो टॉपिक है उसको कैसे असेस करते हैं। देखिए, नॉर्मली जब एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, मींस एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक प्राशरी, प्राशरी ज़्यादा यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो वो हुई, तो उसमें क्या देखेंगे, सातवें घर में अगर शुभ ग्रह है पड़ा हुआ, या सातवें घर का लॉर्ड शुभ स्थान में गया हुआ, या शुभ आस्पेक्ट है सेवंथ हाउस में, तो हम कहते हैं कि शादी होगी आपकी। ठीक है। फिर कब होगी? जब कोई आपकी दशा अंतर प्रत्यंतर में जब कोई शुभ ग्रह शादी से रिलेटेड जो उसका लॉर्ड हुआ या जो जो आस्पेक्ट कर रहा है वो हुआ, तो वो आपके मिल जाते हैं, तो आप बोलते हैं उस पीरियड में शादी हो जाएगी। अब रूटीन के एस्पेक्ट्स मैं नहीं ले रहा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट। आपका बेसिक चार्ट D1 जो चार्ट है, एक बार ही बन गया जिंदगी में, दैट इज यूनिक टू यू ओनली। फिर जो चलने वाले हर रोज के चलने वाले जो ग्रह हैं, दैट मेक्स नो सेंस। तो बाजार में ये सारा इसके ऊपर लाखों वीडियोस है, मैं भी बनाता हूँ कभी। तो ऐसा नहीं है, बट प्रिडिक्शन करने के लिए उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। तो अब ये एस्पेक्ट आपने देख लिए कि आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव प्लेसमेंट मिल जाती है सेवन हाउस से रिलेटेड। चलो, वो आपका पीरियड मिल जाएगा, आपने असेस कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि बुरा प्लेनेट पड़ा हुआ, क्रूर ग्रह पड़े हुए तो शादी नहीं होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। शुभ ग्रह पड़ा हुआ है, साथ में किसी क्रूर ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है या वहां पे पड़ा हुआ है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकलती है कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ न कुछ न दिक्कत आएगी शादी होने में, या डिले हो रही है, या कभी पेरेंट्स का एग्रीमेंट नहीं है, कभी कभी दहेज का इशू है, तो देयर कैन बी सो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। वो अपने 6 8 12 घरों के लॉर्ड्स बीच में आ जाए, या शनि राहु बीच में आ जाए, तो आप ऐसे क्लासिफाई करते हो उनको। फिर ये तो रही आपकी प्राशरी। फिर जो केपी एस्ट्रोलॉजी है या नाडी एस्ट्रोलॉजी, तो वो अपना डील करती है स्टार लॉर्ड के हिसाब से कि आपका ग्रह जो है वो उसका स्टार लॉर्ड जो है, तो वो आपको रिजल्ट देगा। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अब सवाल हो जैसे कि शादी कब होगी, कब होगी मीन्स फिर हम देखते हैं कि कौन सी आपकी दशा चल रही है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा अंतर चल रहा है। तो उस दशा अंतर और प्रत्यंतर में हम देखते हैं कि शादी, अब इसमें क्लासिफाइड है कि शादी वाले नंबर कौन से होंगे।
अब इस हिसाब से देखा जाए तो कोई एक ग्रह, अब सिर्फ सातवां ग्रह रिस्पॉन्सिबल नहीं है शादी के लिए। अगर प्रैक्टिकली आप देखते हैं तो सातवां घर, यस, आपका स्पाउस का घर हुआ, आप मैरिज का घर हुआ। अब जब शादी होती है तो आपका परिवार बढ़ता है, परिवार से रिलेटेड है नंबर टू। आप और आपके ने पत्नी हुए तो एक परिवार बना आपका, उसके बाद परिवार बढ़ता है, बच्चे होते हैं। तो फिर 11 जो आपकी इच्छा पूर्ति है, आपके डिजायर्स है, लस्ट का घर भी 11th है। तो 2 7 11 उस हिसाब से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है शादी के लिए। तो ये आपका केपी एस्ट्रोलॉजी में हमने देखना दशा भुक्ति में कि 2 7 11 स्टार लॉर्ड आपको दिखा रहा है, या आपका सब लॉर्ड आपको ये चीजें दिखा रहा है 2 7 11। देखिए, अब 2 7 11 इज आइडियल, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब जरूरी नहीं है 2 7 11 हर जगह आपको मिले, और 2 7 11 नहीं है तो शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई मिलता है आपको, 7 नंबर प्राइम नंबर है, 7 का ही मिल जाता है, 2 नहीं मिलता है, 2 7 मिल जाता है, 2 11 मिल जाता है, 7 11 मिल जाता है। सब शादी से कॉम्बिनेशन है ये। अब इसके अलावा अब आज की डेट में शादियां तरह तरह से होती हैं। अब आपका लिव इन रिलेशनशिप है, आपका 5 नंबर उसमें जुड़ जाता है, लव अफेयर्स, लव अफेयर्स है, और आपकी इच्छा पूर्ति होगी, 5 11 हो गया। 7 के साथ 5 है, आप रिलेशनशिप में, फैमिली नहीं बनी आप, या आते जाते हैं क्या रिलेशनशिप है, 5 7 हो गया। तो आजकल ये सब एक तरह से एक वेरिएंट्स हैं शादी के। तो इनमें से, तीनों में से कोई ना कोई 2 नंबर आपको मिल जाते हैं, तो दैट मेक्स कॉम्बिनेशन, मेक्स ए केस फॉर शादी। ठीक है। अब ये तो केपी एस्ट्रोलॉजी की बात हो जाती है कि आपको मिल गए। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में दूसरे हिसाब से भी चलते हैं हम, कि जो शादी का नेगेटिव नंबर्स हैं, एंटाई नंबर्स, ठीक है। अब 2 7 11 अगर आपका परफेक्ट नंबर है शादी होने का, तो शादी का ब्रेक होने का 1 6 10, उसका एक एक नंबर पीछे, तो वो आपका नेगेटिव नंबर्स हो गए शादी के। अगर पॉजिटिव नहीं पड़े हुए आपको नेगेटिव नजर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई शादी नहीं होने वाली। फिर उस टाइम का इंतजार करते हैं जब 2 7 11 आपको जाकर मिलता है किसी दशा भुक्ति में, तब वो पीरियड पिन पॉइंट करते हैं हम कि यहाँ पे शादी होगी। फिर 1 6 10 में भी देखिए कि तीनों के तीनों कभी नहीं मिलते हैं, तो कोई 2 मिलते हैं, तो उसी हिसाब से 1 6 है, लड़ाई झगड़ा चलता है, थोड़ी सी कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। 6 10 है तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिवोर्स तक या सेपरेशन तक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अलग अलग तरह से देखते हैं। और फिर आजकल मैं देखता हूँ कि पढ़ने वाले पढ़ते हैं शादी के बारे में, तो एक दाराकार का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन और कमेंट्स लोगों के आते हैं, तो अपनी डिटेल देते हैं, अपनी पराशरी के हिसाब से सारी डिटेल देते हैं। ये ग्रह, इसकी डिग्री ये यहाँ पे, ये दूसरे घर में, चौथे में, पांचवें, सातवें में, और मंगल मेरा दाराकार का है, सातवें घर में या चौथे घर में। वह दाराकार का लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब फिर जो दाराकार का एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो चार कारकाज के हिसाब से चलते हैं, सारे सात के साथ कारकाज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उनका हिसाब ही डिफरेंट है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का। वो हाईएस्ट डिग्री जो प्लेनेट है राहु केतु को छोड़ के, तो वो आपका आ जाता है आत्मकार का, आपका सेल्फ का। और जो सबसे कम है डिग्री जिसकी, वो दाराकार का हो जाता है। ये उनका एक हिसाब है। अब सबसे ज्यादा डिग्री वाला पराशरी में देखते क्या, तो ये प्लेनेट बूढ़ा हो गया, ये तो रिजल्ट क्या देगा। या बाल अवस्था में है जो सबसे छोटा है। तो अपने अपने ये तरीके हैं असेस करने के, तो उनका एक दूसरे में मिक्सअप होना कुछ फायदा नहीं करता, नुकसान ही करता, क्योंकि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, रॉन्ग सिखाते हैं फिर वो।
अब जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में अगर दारा कारका के हिसाब से अपनी शादी के बारे में चलेंगे, तो वो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाती है कि आपके व्हाट कार्मिक रिजल्ट्स और व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किस किस्म के रिजल्ट्स आप अटेन करेंगे इन योर आफ्टर मैरिड लाइफ। आप शादी के थ्रू जो शादी का एक्सपीरियंस है, उससे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में आप क्या सीखते हो, क्या कार्मिक रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, क्या कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन आप में आती है, वो है। ना कि कोई स्पाउस का ट्रेट्स, ना कोई शादी में कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा क्या हो रहा है, वो डिटेल्स जेमिनी एस्ट्रोलॉजी नहीं देती है। धाराकार का वो आपको डिटेल दिखाएगा। फिर फर्दर आप आगे जाते हो तो वो जेमिनी के हिसाब से ही जाओगे, तो वो चीज़ें आप ढूंढोगे। एवरी एवरी एस्ट्रोलॉजी की जो ब्रांच है, वो कुछ ना कुछ तो बताती है, पर उसी के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि दाराकार का आपको एक मिल गया और पराशरी में लगा के और आप बोल रहे हो कि आपका ये दाराकार का है, तो ये फीचर्स आपके स्पाउस के होंगे। 90% एस्ट्रोलॉजर्स मैं देखता हूँ यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा परहेज करें, जेमिनी को पराशरी से मिक्स नहीं करें। वो ऑल टुगेदर डे टू डे लाइफ की प्रोडिक्शंस करने वाली नहीं है जेमिनी। वो आध्यात्मिक और कार्मिक आपके रिजल्ट्स देती है। तो ये रहा कि कैसे कैसे आप ढूंढोगे, कैसे कैसे आप पराशरी में और केपी एस्ट्रोलॉजी में शादी कैसे होती है, किन किन आपके कॉम्बिनेशन में शादी होती है, कहाँ पे नहीं होती है, कहाँ पे टूटती है, कहाँ पे लिटिगेशन होगी। अब 6 8 12 घर आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं शादी के ग्रहों के साथ, तो डिफिकल्टीज आती हैं। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे कि 2 7 तो मिल रहा है, साथ में 6 भी है, साथ में 8 भी है, साथ में 12 भी है। 12 को चलो शादी के लिए आप पॉजिटिव मान लोगे, तो 6 और 8 भी है। तो शादी तो होती है, तो फिर कोई ना कोई लफड़ाबाजी लगी रहती है लाइफ में। तो अब ये चीज़ें पराशरी में जाओगे तो वहाँ पे अगर आस्पेक्ट आ रहा है किसी अक्रूर ग्रह का, तब आप लगा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम जब भी आएंगी शादी तो होगी। अब बहुत ज़्यादा ही ये आ जाते हैं नेगेटिव प्लैनेट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तो कहते हैं फिर शादी नहीं होगी। तो ये तो एक टेक्निकल पॉइंट्स हो गए आपके कि शादी होती है नहीं होती है, और अच्छी चलती है कैसी चलती है, वो आपकी दशा भुक्ति बताती है कि वो जब दशा जो आपकी चल रही है, उस दशा में अभी आप केपी के हिसाब से देखें तो स्टार लॉर्ड क्या क्या दिखा रहा है आपको। अच्छे घर कौन से हो गए, 5 9 11 ये हो गया। अगर आपको ये मिल रहे हैं तो मीन्स खुशगवार मौसम है वहाँ पे। अभी 6 8 12 चल रहे हैं, 5 8 12 चल रहा है, तो कोई ना कोई लफड़ा रहता है। तो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट। अब और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको पूछना है तो सवाल ठीक पूछिए, और सवाल ठीक पूछिए और सीरियसली पूछिए अगर वाकई जानना चाहते हैं। अब आप पूछते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अब ये कैसा सवाल है आज की डेट में। अगर अगर आपका रिलेशनशिप है और उसकी सीरियसनेस से आपको मालूम है कि भाई मेरा लव फेयर चल रहा है कि मेरी लव मैरिज ही होगी, या आपका कोई लव फेयर नहीं है तो घर वाले देख रहे हैं तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। अब लव अफेयर आपका चल रहा है, बड़ा सॉलिड चल रहा है, फिर आप पूछ रहे हो, फिर स्टिल डाउटफुल पूछ रहे हो कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। तो आधे से ज़्यादा सवाल यूजलेस लोग पूछते हैं, तो उनसे ज़रा परहेज करें। अपना भी टाइम ना वेस्ट करें, एस्ट्रोलॉजर का टाइम भी वेस्ट नहीं करें। पूछो, वैलिड क्वेश्चन पूछो जो रियलिटी में आप जानना चाहते हो और आपको लगता है कि ये जानना पॉसिबल है। अब आप सवाल करो अपने किसी रिश्तेदार के बारे में
कि वो मेरे चाचा की तबीयत आजकल ख़राब है, मेरे चाचा का बिजनेस ख़राब है। अब सारे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, भावतम लेकर, हैं, वो ढूंढ के आपको बता। अरे फिर तो दुनिया में एक ही जन्म कुंडली बना के सारी दुनिया का हाल जान लोगे आप। बहुत सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट फॉलो करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, और आगे बढ़ता जा रहा है वो। चलो, दैट इज नॉट अ टॉपिक फॉर टुडे, बट अभी इस बारे में, अभी अगर अगर आप लोगों को शादी के बारे में कुछ खास तौर पे कुछ जानना है, तो एक बात समझ लीजिए कि जब तक जन्म कुंडली पूरी नहीं देखी जाएगी, तो आपके सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा। आप सीधा बोलते हो कि मेरा ये 7वें का लॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, या मेरा ये ग्रह ऐसा पड़ा हुआ है, तो नहीं पता लगता। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ देंगे। आप देंगे तो जन्म कुंडली बनाकर जो आपका वैलिड क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आंसर आपको मिल जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड द होल इशू। जो भी आप शादी के बारे में आपका कोई प्रश्न हो, आप जानना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली में की सारी अपनी जन्म की डिटेल्स दीजिए, और सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो जचे आइडिया तो चलते चलते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।